गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब शायद आपके पास में मेरी आवाज़ आ चुकी होगी, अब कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आप सब लोग खूब तरक्की करें अपनी लाइफ में, ये मेरी भी दुआएं रहेंगी जी आप सब लोगों के साथ में, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभात। हाँ जी, नमस्ते जी गुलशन जी, स्वाइन, आशीष, शिवानी, निकिता, अनु, शिवाजी, अक्षय, फैज, सब लोगों को वेरी गुड इवनिंग जी। स्टार्ट करें सेशन को। अब शायद आपके पास में आवाज आ चुकी होगी। बिल्कुल बेसिक से मैं आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और बिल्कुल एडवांस तक उसको मैं आपको पूरी डिटेल में आपके साथ में सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग अभी फिलहाल रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास प्योरली आपकी इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेगी कि कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह चलती हैं, उन रिएक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे अटैक्स होते हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे चेक करना है जी, ठीक है। हाँ गुलशन जी, ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद गुलशन जी। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म किसी चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है जी रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आज लाइव क्लास करने आ गए, ठीक है जी। आइए तो बोर्ड पे देखिएगा। कौस्तुभ जी, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं कि आपके पास में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर हो रही है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, कैसे आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन चलती है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे जब भी आप रिएक्शन चलाते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास में कोई सबस्ट्रेट होता है ना। सबस्ट्रेट के साथ में कोई रिएजेंट जो है वो आपको गिवन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना। और यहां पे आपका क्या होगा, सोलवेंट रहा होगा, और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशनें रही होंगी। क्या जनरेट हो जाता है, आपका प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। सिंपल, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अगर पाथ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नॉर्मल पाथ आपके पास में ये वाला होता है। इस पाथ में किसका क्या रोल होता है वो हमें थोड़ा सा पता करना है। टेम्परेचर प्रेशर वो होगा जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे से मिल रहे होंगे, उन कंडीशंस की बात होगी। सोलवेंट जो होता है ना, ये क्या करता है, होमोजेनाइज करता है जी, है ना। क्या करता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है आपका उसको क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, सबस्ट्रेट जो है वो रिएजेंट के साथ में मिक्स हो पाता है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिएगा। ओके दिव्या जी, है ना, बोर्ड पे देखिएगा। तो यहां पे अगर मैं क्या बोलूंगा, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट सोलवेंट, और आपका क्या बन जाएगा जी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे रिएक्शन चलेगी। एक बात बताना, अगर रिएजेंट अगर सबस्ट्रेट के साथ में मिल रहा होगा, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट में से और रिएजेंट में से कोई एक न्यूक्लियोफाइल रहा होगा, या फिर दूसरा वाला आपका क्या रहा होगा, दूसरा वाला पहला इलेक्ट्रोफाइल होगा या दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। जब भी आपको कोई भी सबस्ट्रेट दुनिया में दिया जाएगा या कोई भी रिएजेंट आपको दुनिया में दिया जाएगा, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के कॉम्बिनेशन के साथ ही आता है। विदाउट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी सबस्ट्रेट या कोई भी कंपाउंड आपका जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जरा देखिएगा, जस्ट अभी शुरू हुआ है जी, है ना, बोर्ड पे देखना। अब देखिए पहली कंडीशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में वो रिएक्शन चलती कैसी है, कैसे वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, या वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। अगर इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है तो फिर कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, है ना, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो ये मैं आपको sp3 सेंटर की क्या करने जा रहा हूं, डिफाइन करने जा रहा हूं।
जरा ध्यान दीजिएगा, रिएजेंट जब सबस्ट्रेट से मिल रहा होगा तो एक पाथ होता है कि रिएक्शन कंसर्टेड होती है। कंसर्टेड से कहने का मतलब क्या है, आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब मिल रहे होंगे, बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो साइमल्टेनियस होगा, जिसकी वजह से आपकी क्या जनरेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, ये आपकी जनरेट होती है। किसी भी ट्रांजिशन स्टेट का जो टाइम पीरियड होता है वो एग्जिस्टेंस जो होते हैं -12 10 की पावर -12 टू 10 की पावर -15 सेकेंड होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जब भी रिएजेंट के साथ में सबस्ट्रेट मिल रहा होगा तो उस केस में पहले आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कुछ भी हो सकता है, और फिर वो किस में जा रहा होगा, प्रोडक्ट के अंदर जा रहा होगा, है ना। तो ये दो आपके पास में रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, पाथ्स होते हैं। चलिए तो एक बात सोचते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि SN1 रिएक्शन जो होती है, जैसे देखिए कंसर्टेड रिएक्शन है जो ट्रांजिशन स्टेट से जाएंगे सिंपली, उनमें आपका एक तो E2 आने वाला है, एक आपका EI आने वाला है, ठीक है, एक आपका SN2 आने वाला है। ये जनरली आपकी किससे जाएंगी, कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाएंगी। इंटरमीडिएट से जो आपकी जाएंगी उसमें E1 आएगा, इसके अंदर आपका SN1 आएगा और E1CB आएगा, है ना, ये वाला आपका आएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू जाने वाली है, आपकी इंटरमीडिएट के थ्रू जाने वाली है, ठीक है। सर sp3 क्या दिए हैं, समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं बताया, बता रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म sp3 वाली पढ़ा रहा हूं, है ना। पहले sp2 वाली हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, अब sp3 वाली हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है। ओके, सुरभि बोर्ड पे देखेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी जस्ट नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम लोग, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास में क्या था, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे कौन था, Cl था। अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे, SN1 रिएक्शन है, क्वेश्चन है आपके लिए, SN1 रिएक्शन है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होंगी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। जल्दी से क्या कहना पसंद करोगे, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो हैं वो आपकी बनेंगी। भावना, रजनीश बिल्कुल सही जवाब है, किशन बहुत सही, बहुत बढ़िया, सही जवाब। बाकी बचे हुए लोग, हर्षित अभी कुछ बैचेस में हुई, कुछ में नहीं हुई है ना एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सुभी, दिव्या, फैज, मिशा का जवाब सही है, जमेश सही जवाब नहीं है जी। बोर्ड पे देखिएगा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आइडिया है लोगों को, है ना, बोर्ड पे देखिए। जैसे मान लीजिए आप इसके ऊपर क्या डालते हो दोस्तों, NH2 नेगेटिव अगर डालते हो, आपकी जब रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जी किसी भी रिएक्शन होने के लिए ना आपके दो फैक्टर्स होते हैं, है ना, काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। पहला क्या, सबसे पहले कोलिजन होना चाहिए, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो फिर वो रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। तो यहां पे जरा ध्यान देना। फिर आपका एक ईरिंग नाम के साइंटिस्ट आए थे, ईरिंग ने कंसेप्ट दिया था किसका, ट्रांजिशन स्टेट का। कैसे ट्रांजिशन स्टेट का कंसेप्ट दिया था, आइए अभी मैं बताता हूं। SN1 रिएक्शन के ऊपर भी मैं आता हूं अभी, है ना, एक मिनट दीजिएगा। ये वाला जो NH2 है ना, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है दोस्तों कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। यहां पे NH2 था और आपका Cl था। नेगेटिव चार्ज अगर वापस आता है तो Cl बाहर निकलेगा और अमाइड जो है इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, सीधा डायरेक्ट NH2 ने अटैक कर दिया होगा क्या, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया होगा क्या, आंसर होगा नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक्चुअल में जब NH2 अटैक कर रहा होगा ना तो किस पाथ से जा रहा होगा, ये ध्यान से सुनिएगा, R था, C था, Cl था, यहां ऑक्सीजन था।
जब NH2 ने अटैक किया होगा तो इस वाले बॉन्ड की क्या हो रही होगी, ब्रेकिंग हो रही होगी। फिर से NH2 जो है वो अटैक कर रहा है तो NH2 का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो एक्चुअल में जब वो एक इंटरमीडिएट के अंदर जा रहा है ना, तो उस टाइम पे वो क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको फॉर्म कर रहा है। फिर से यहां से जब वो इस वाले में जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा, तो एक बात बताओ, एकदम से वो नेगेटिव वापस आए और Cl बाहर निकल लिया होगा, ऐसा जादू थोड़ी ना होगा। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी, तो यहां पे बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएगा। Cl जो है वो बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या हो रही होगी, ब्रेकिंग हो रही होगी, तो यहां पे फॉर्मेशन आएगा, ब्रेकिंग आएगी और डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, Cl की जगह पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होती हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 के। जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनेंगे ना, उसमें आप क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिएगा, तो उतनी आपकी क्या बनती है भैया, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। दुनिया की ऐसी कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ना होती हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट तो पक्का ही बनेगी। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका जवाब दिया कि SN1 रिएक्शन जो होती है ना मेरी, SN1 रिएक्शन के अंदर मेरे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि यहां पे आपका कार्बोकेटाइन बना होगा, है ना। 1 मिनट दीजिएगा बस, सिंपल 1 मिनट, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, ओके, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है जी। अगर मैं कार्बोकेटाइन की अगर दोस्तों बात करूं कि जब मेरी SN1 रिएक्शन होती है ना, तो वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका कार्बोकेटाइन जो है ना वो अगर रीअरेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट अगर कर रहा है, तो वहां पे आपका आंसर 2 नहीं होगा। अदरवाइज सिंपल कार्बोकेटाइन बना और वहां पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, तो ये 2 जवाब जो था वो आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जब SN1 आएगी तब मैं डिस्कस करूंगा। जितने नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट होंगे ना, उतनी ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। जितने इंटरमीडिएट, जैसे एक कार्बोकेटाइन से दूसरे कार्बोकेटाइन में चला गया, तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट 1 से ज्यादा हो जाएंगी। जितने भी कार्बोकेटाइन आपके फॉर्म होंगे +1 हो जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका कर्व जो होता है वो बनता है डिफरेंट, ठीक है। वो कर्व्स वगैरह भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में बता दोगे। तो ईरिंग ने बोला था, ईरिंग ने क्या बोला था, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जो होता है वो साइमल्टेनियस होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन उठेगा, मान लीजिए मेरे पास में रिएजेंट था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रिएजेंट था, तो उस रिएजेंट के पास में 2 पार्ट होते हैं, एक मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है। और मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर है, तो सबस्ट्रेट जो है ना, उसका सबस्ट्रेट के साथ में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, कौन सा वाला चिपकेगा, जरा ध्यान देना। डिपेंड करता है भैया सबस्ट्रेट के ऊपर कि रिएजेंट के कौन से वाले पार्ट से वो इंटरेक्ट करेगा। तो यहां पे 3 केसेस होते हैं, ठीक है, तीनों केसेस को अच्छे से समझिएगा। केस नंबर 1, मान लीजिए जब आपका सबस्ट्रेट जो है ना, सबस्ट्रेट जो है आपका वो कैसा रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिच, ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रॉन रिच रहा हो, जैसे आपकी एल्कीन हो सकती है, आपका बेंजीन हो सकता है ना, ये हो सकता है ETC, ऐसे आपके एल्काइन भी हो सकता है, बहुत सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं ETC, है ना। तो जरा ध्यान देना, अगर एल्कीन के साथ में कौन जुड़ना पसंद करेगा, एक बात बताइए, एल्कीन कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में न्यूक्लियोफाइल का कौन सा वाला पार्ट इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करेगा ना,
इलेक्ट्रोफाइल ऑफ रिएजेंट जब भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ऐसी रिएक्शनें जो होती है ना, इंटरेक्ट्स, तो ऐसी रिएक्शनों को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, ऐसी रिएक्शनें क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाती हैं। आइए जरा इस टर्म को समझते हैं, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल चिपका, तो वहां पे दो कंडीशनें बनेगी, क्या तो एडिशन की कंडीशन बनेगी या फिर आपकी कौन सी बनेगी, सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन बनेगी। जैसे जरा ध्यान दो, मुझे एक बात बताना, जब भी आप बेंजीन अगर आपके पास में है, फिनोल आपके पास में है, एनिलीन आपके पास में है, इसके ऊपर जब आप नाइट्रेशन करवाते हो, सल्फोनेशन करवाते हो, हेलोजिनेशन करवाते हो, है ना, कोई भी मतलब करवाते हो, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले क्या करता है, रिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएजेंट का कौन सा वाला पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे रिएक्शनें जो है वो डिफाइन की जाती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐसे ही आप लोग कार्बोकेटाइन वगैरह जब आगे पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल, जैसे Br2 के साथ में जब आप CCl4 डालते हो तो सबसे पहले ब्रोमोनियम आयन जो है आपका वो जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, ब्रोमोनियम आयन जनरेट होता है, और उसके बाद में Br नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करके डाई ब्रोमो बना देता है। तो ये जो आपका एल्कीन था ना, एल्कीन के अंदर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो एक कैटेगरी बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, दूसरी बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, अगर रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पहले इंटरेक्ट करता है। समझ गए, आगे बात समझ में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कोई रिएजेंट डाला और उस रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले इंटरेक्ट करे, तो उसके लिए सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, अगर आपका जो सबस्ट्रेट है ना ये कैसा रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा हो, दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सुनिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में RX है ना, RX है, इस RX के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, Nu नेगेटिव। तो यहां से क्या होगा, R के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि X जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, यहां पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो आपका क्या हो जाता है, R न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है और X नेगेटिव जो है आपका बाहर निकल जाता है। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रिएजेंट जो है ना, रिएजेंट का कौन सा वाला पार्ट, रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है ना, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इंटरैक्ट्स विद सबस्ट्रेट, इंटरैक्ट्स विद सबस्ट्रेट, तो ऐसी जो रिएक्शनें होंगी ना, तो ऐसी रिएक्शनों को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शनों का नाम देते हैं। कौन सी रिएक्शनें होंगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शनें होंगी। अब यहां पे दो कैटेगरीज होंगी, इस न्यूक्लियोफिलिक में क्या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होगा या फिर मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे ध्यान दो, अगर आपके पास में बेंजीन है ना, इस बेंजीन में यहां पे कौन लगा हुआ है, NO2, यहां पे कौन लगा हुआ है, Cl। अगर मैं इसके ऊपर कौन डाल देता हूं, न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करता है, एडिशन देन एलिमिनेशन करेगा, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, Nu, यहां पे कौन आ जाएगा आपका, NO2। तो ये मेरे पास में क्या हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, यस बिल्कुल विजय जी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, हाँ बिल्कुल जी, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को, है ना। अब देखिएगा, थोड़ी सी छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका क्या जनरेट होता है कि भैया जब भी मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, जब भी मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो, तो न्यूक्लियोफिलिक वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें मेनली रोल होता है दोस्तों इस X ग्रुप का, है ना। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए आपके पास में RX था, पीछे से कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो X बाहर निकलेगा, तो क्या बन रहा है, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव।
एक बात बताओ, सब लोग फटाफट कमेंट करना, आप बताना एक्स ग्रुप कब बाहर निकलेगा, जब वो स्टेबल होगा। तो कंडीशन आती है दोस्तों यहां पे लिविंग ग्रुप की। एक बात बताइए, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप अपना घर छोड़ के बाहर जा सकते हो? बताइए, कितने लोग कहते हैं कि मैं आज ही मेरा घर छोड़ के है ना किसी के साथ भाग जाऊंगा, है ना? कौन कौन ऐसी कंडीशन में आते हैं, क्या कितने लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो देखो यहां पे दो कंडीशनें बनती हैं। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ भागता है ना, तो दो रास्ते होते हैं वहां पे। मतलब भागने के बाद में उसको अल्टीमेट स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी जो होती है वो दो टाइप से मिलती है। क्या तो उसकी खुद की जॉब लग रखी हो तब वो दूसरे के साथ भागेगा, या वो जिसके साथ भागेगा उसकी बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, एक गुड लिविंग ग्रुप बनेगा। अदरवाइज वो कभी भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस बारे में आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, गुड लिविंग ग्रुप के दो क्राइटेरिया होते हैं। क्या तो उसके पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर उसके पास में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज को अगर वो फुलफिल कर रहा है ना, तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। अदरवाइज वो कभी भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं होगा। नेवर नेवर गुरुजी। ओके जी, ठीक है जी, है ना? चलो ऐसे सोचते हैं, एक हम लोग किसी के साथ भाग जाए और एक 10 साल का कोई या 15 साल का कोई भी किसी के साथ में भागे, ठीक है? ये थोड़ी सा कहानी में मजा आएगा, रोमांस लेके आएगा, ठीक है? रोमांचक माहौल होगा, देखिएगा एक बार। एक बात बताइए, जब भी कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो, मतलब थर्ड पीरियड से बड़ा हो, ऑनवर्ड रहा हो, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसकी एमएससी कंप्लीट हो रखी है वो भाग सकता है। क्यों? क्योंकि वो आगे जॉब पकड़ सकता है। मींस जब जब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, वो जो आपका बाहर निकलेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होंगे ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होंगे, इनके अंदर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इन्हीं में नाच के खुश हो जाएगा, ठीक है? दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई 15 साल का है और उसको घर से भागना पड़ जाए, तो बताओ उस कैटेगरी में आते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। कौन आता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, है ना? जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या बोलते हो कि OH है जैसे, है ना, क्या OH को घर से बाहर निकलना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि निकलने के बाद ये कैसा बनेगा, ये बनेगा OH नेगेटिव, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, वापिस से यही आना है, बिल्कुल लीव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन के ऊपर अगर कोई रेजोनेंस वाला ग्रुप लग जाए, मींस ये वाला ग्रुप अगर यहां से लीव कर जाए, तो कैसा बनेगा, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR, मींस यहां पे आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी, और रेजोनेंस देखने को मिलेगी तो कमाल का एग्जिस्ट क्या होगा, तभी एग्जिट कर जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट नहीं होते। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इस केस में फोर्स्ड आपके पास में क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस होनी चाहिए। अब देखिए, चलिए ये सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ना कभी लिविंग ग्रुप का काम करेंगे। उनमें कौन आता है, बस एक ही एलिमेंट आपका ऐसा है, फ्लोरीन, जो ना तो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो जनरली लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता है। मींस अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये जनरली किसका काम कर जाएंगे, लिविंग ग्रुप का काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, वहां पे हाइड्रोजन हट सकता है। लेकिन फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, केवल R के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता है। जबरदस्ती अगर बाहर फेंकना ही हो, ठीक है, कचरे में, तो वो दूसरी बात है ना, फिर वो घर से ही निकालना पड़ेगा, है ना? तो वो कंडीशनें जो होंगी वो E1CB में हम लोग सोचेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है? अदरवाइज ये खुद से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? आगे बात समझ में, दो ही कंडीशन है किसी भी लिविंग ग्रुप की, दोनों कंडीशनों को छाप लेना, आज के बाद समझा देना कब कौन लिविंग ग्रुप होगा, कब कौन लिविंग ग्रुप नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगली कंडीशन, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आइए जरा देखिएगा, बताइएगा मुझे। केस नंबर 3 है ना, केस नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे
मान लीजिए जो इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका रिएजेंट है ना, रिएजेंट के पास में कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो उसके पास में इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा उसके पास में न्यूक्लियोफाइल है ना, दोनों पार्ट हैं। अब आपने सबस्ट्रेट ऐसा डाल दिया है ना, देखो सबस्ट्रेट आपने ऐसा ले लिया जो मतलब दोनों काम करे, मतलब बीच वाला सिस्टम ले लिया आपने, है ना, मतलब आ तू भी अटैच हो, आ तू भी अटैच हो, सबको मतलब अटैच कर ले, ऐसा वाला। तो उस केस में कौन प्रीफर्ड होगा, जैसे अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डालता हूं तो देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से इसको लोन पेयर दे देगा, और जैसे ही लोन पेयर देगा तो यहां पे ओ ई और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी कहानी को समझिएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है ये बोले कि ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, आ न्यूक्लियोफाइल तू भी अटैक मार, है ना, तो ये यहां से अगर अटैक करे तो उस केस में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, NO नेगेटिव, ये वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अब प्योर ऑर्गेनिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मींस मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं या फिर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं, कौन से पाथ को सेलेक्ट करें, पाथ के बेसिस पे बातें करते हैं ना, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, पाथ के बेसिस पे बात करते हैं। हेलो, हाँ शाम में आएंगे वहां, है ना, बीच में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए पाथ को सेलेक्ट करते हैं, विच पाथ इज प्रीफर्ड, ठीक है। तो यहां पे होता है कि कौन सा मोड ऑफ रिएक्शन है ना, मोड ऑफ रिएक्शन आपको सीखना पड़ेगा। एक बात बताइएगा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप मान लीजिए, आप में से देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए आज तो, है ना, आप में से सबको ऐसे बोल दिया जाए कि आपको शादी करनी है किसी इंसान के साथ, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे इंसान के अंदर, आप कमेंट करें, है ना। तो जब आप किसी के साथ में जा रहे हैं, मतलब शादी करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या प्रेफरेंस दोगे, है ना, जल्दी से आपके पास में ऑप्शन है, आप सुंदरता देखेंगे, दूसरा आप उसकी जॉब देखेंगे, तीसरा आप दोनों देखेंगे, क्या कहना चाहोगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, है ना। वैसे ही जैसे आप सोचते हो ना, वैसे मॉलिक्यूल भी सोचता है, और उसी बेसिस पे यहाँ पे लफड़े होते हैं कि कौन सा वाला किसको, कौन से पाथ को सेलेक्ट कर ले, वो पता नहीं है। जैसे आप कौन से वाले पाथ को सेलेक्ट करोगे किसी को नहीं पता है, जिसका जो व्यू होगा वो उसी पाथ को सोच रहा होगा, है ना। स्टेबिलिटी करस से करना चाहिए, ओके। ब्यूटी, हाँ जमीस देखो ब्यूटी कह रहा है, गोपाल कह रहा दोनों, है ना, दोनों हाथों में लड्डू नहीं आते भैया, है ना, देखो सुबह कह रही दोनों, सैजल बोथ, ओके जी। प्रभात कह रहा है सुंदरता, मतलब लड़कों का जो ज्यादातर फोकस है सुंदरता के ऊपर। शकल कुछ भी हो पहले देखते हैं सब, हाँ शकल शकल देखते हैं, दोनों दोनों देखने चाहिए जी, ठीक है जी, है ना। सी ऑप्शन के साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेशनल लाइफ प्लस स्मार्टनेस, ओके जी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ प्लस स्मार्टनेस, समझ गए जी, मतलब दोनों ही बोल दिया इनडायरेक्टली आपने, ठीक है। इस टाइम तो जॉब देखनी पड़ेगी, राहुल बिल्कुल त्रस्त है जॉब से, मतलब बिल्कुल उसको जॉब ही चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, बस जॉब हो या ना हो, ठीक है। आइए इसी चक्कर में लफड़े होते हैं, रिएक्शनें कैसे चलती हैं, ठीक है। जिसने सुंदरता बोल ली है ना, वो बिल्कुल काइनेटिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मोड ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए ना, तो दो मोड होते हैं। पहला काइनेटिक पाथ होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल रिएक्शन भी ऐसे ही काम करती है जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना, दोनों मिल जाए तो बेस्ट होगा, हाँ ठीक है जी, ओके। अब आ गया जॉब के बाद में दूसरी कंडीशन पे भी राहुल, ठीक है जी, है ना। दूसरा होगा आपका थर्मोडायनामिक पाथ, थर्मोडायनामिक पाथ, जरा ध्यान दीजिएगा, आप देखने गए किसी को, है ना, तो सबसे पहले क्या देखते हो, ओहो बहुत सुंदर है ना, कर लेते हैं शादी, है ना, ऐसे ही मोड आते हैं ना। तो वैसे देखो यहां पे क्या होगा, जैसे कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, तो उस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो सबसे पहले ये ढूंढता है पॉजिटिव चार्ज कहां है, वहीं पे अटैक मारो, है ना। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो होते हैं ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस वहां पे कमाल के होंगे। जैसे आपने ब्यूटी इंटरेक्ट किया है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल में डिपेंड करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से भैया कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, सुंदरता की तरफ आप जा रहे हैं। तो जब मान लीजिए आपने दो रिएक्शनें करवाई, पहली रिएक्शन जो थी वो कुछ इस पाथ से जा रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी, यहां आपका रिएक्टेंट था, यहां आपका प्रोडक्ट था। दूसरी रिएक्शन कुछ इस टाइप से गई, यहां आपका क्या था, यहां आपका क्या था, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बना, ये आपका दूसरा पाथ था। पहला जो आपका सेकंड पाथ था ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये मेरी EA1 है, और ये वाला जो मेरा पाथ था इसकी कौन सी एनर्जी है जी, एक्टिवेशन एनर्जी 2 है। एक बात बताइएगा, जब ब्यूटी अट्रैक्ट की होगी, है ना, शादी के लिए, तो उस टाइम पे आपने दूसरा फैक्टर बहुत कम देखा होगा, है ना। किसी की अगर अच्छी जॉब है तो फिर वो ब्यूटी देखने जाता है, किसी की जॉब नहीं है तो फिर वो जॉब देखने जाता है ना, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ऐसे सबसे मेन जो डोमिनेट करता है ना, स्मार्टनेस डोमिनेट करती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी ना, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जितने स्ट्रोंग होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी ना, वो हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाथ को क्या करता है दोस्तों, मतलब सॉरी, जो आपका काइनेटिक पाथ जो होता है उस काइनेटिक पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। इलेक्ट्रो यहां पे क्या होंगे, स्टैटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो आपके कैसे रहे होंगे, स्ट्रोंग रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो यहां पे समस्या क्या होगी। मान लीजिए आपने ब्यूटी देख के शादी कर ली है ना किसी के साथ, अब कौन सा, आपने जब शादी की तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड भी पोलर होता है, क्योंकि वो सुंदर तो है, लाइन तो दुनिया मारेगी उसके ऊपर, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगे, आप अनस्टेबलाइज हो जाओगे। मींस काइनेटिक पाथ जो होता है ना, वो कैसा होता है आपका, अनस्टेबल होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट रिवर्स हो सकता है। तो दूसरी बात ये होती है कि जब भी आपका काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है ना, तो काइनेटिक प्रोडक्ट के केस में जो आपका बॉन्ड बनता है, जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका कैसा बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है रे, कमेंट करो, पोलर बॉन्ड। और आपको पता है पोलर बॉन्ड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मींस आप सॉल्वेंट में बाहर छोड़ दो, बोलो यार, बाहर सॉल्वेंट में छोड़ दो, है ना, तो क्या कर देंगे, अनस्टेबलाइज कर देते। आपने पढ़ा होगा SN1, पोलर सॉल्वेंट में छोड़ दिया तो सेपरेट ही कर देता है ना, कर देता है कि नहीं कर देता है। तो वैसे ही जब जब आपकी पोलैरिटी बढ़ेगी बॉन्ड में, तब तब आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेंगे। इसलिए काइनेटिक पाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है ना, वरना दिक्कतें होंगी। दूसरा समझिएगा, थर्मोडायनेमिक पाथ, है ना। आप देखने गए IS था, है ना, या IS थी, है ना, ऐसे था, मान लो ऐसा, तो उस केस में क्या होगा, अल्टीमेट स्टेबिलिटी मिल रही है आपको बाद में। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो होते हैं आपके, ये पुअर होते हैं, मतलब बहुत घटिया लेवल के होते हैं, पुअर होते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, पहला, जो भी बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा जब भी बनेगा, तो वो हमेशा बॉन्ड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं आपके, स्टेबल बॉन्ड होते हैं। ओके, दूसरा, ऐसे सब्सटेंस जब थर्मोडायनेमिक बनेगा तो उसके पास में मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। थर्मोडायनेमिक वही कहलाएगा जिसके पास में मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तीसरा क्राइटेरिया होता है थर्मोडायनेमिक का, रेजोनेंस कमाल की हो, मतलब रेजोनेंस उसके पास में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तीसरा मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, मतलब अकाउंट भरे होने चाहिए। ऑक्टेट क्या होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया होगा, जो भी चुन्नू पैदा होना, मतलब जो आपका प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपका, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल से कहने का मतलब क्या है, वो स्टेरिकली कैसा होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, स्टेरिकली रिलैक्स्ड होना चाहिए, है ना।
रिलैक्स्ड। ये 5 कंडीशनें होती हैं किसी भी थर्मोडायनामिक पाथ की। किसकी? थर्मोडायनामिक पाथ की। आएगी नहीं यही बात समझ में? हाँ, आईएएस के साथ में तलाक हो रहे हैं, बिल्कुल सुनने में आ रहा है जी। आउटर ब्यूटी इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बिल्कुल सैजल, है ना, आ गए मतलब बताने लग गए हैं। आउटर ब्यूटी के कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। अंदर वाली ब्यूटी देखो जी। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम रेजोनेंस, ऑक्टेट कंप्लीट, प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहां पे अगर मैं पहला वाला प्रोडक्ट बनाता हूं तो देखो, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज को झेल नहीं सकता है, बोलिए यार। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है, इस प्रोडक्ट में एक बात बताओ, यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर एक कार्बोकैटायन बनेगा तो बताओ यहां पे ऑक्टेट जो है क्या आपका कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट कैसा होगा? इनकम्प्लीट रहेगा। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा आपका, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा पाथ हो जाएगा आपका? काइनेटिक पाथ हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक पाथ, है ना। यहां पे क्या है आपका? O नेगेटिव में भी ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, मींस यहां पे क्या है आपका? ऑक्टेट जो है आपका, ये ऑक्टेट कैसा है दोस्तों आपका? कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कैसा हो जाएगा आपका? स्टेबल हो जाएगा, थर्मोडायनामिक हो जाएगा। मींस अगर आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं तो वहां पे पहली पॉसिबिलिटी होगी कि शायद ये ऑक्सीजन जो है ना यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को इंटरेक्ट कर ले, लेकिन थर्मोडायनामिक पाथ कौन सा होगा आपका? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। क्योंकि अगर ये इसको अट्रैक्ट कर भी लेगा ना तो थोड़े टाइम में छोड़ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई आपका साथ नहीं है यहां पे, क्योंकि वो काइनेटिक पाथ है, वो यहां से एलिमिनेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन यहां पे अगर बॉन्ड बन गया ना तो उसके रिटेन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है। नहीं, वो डिपेंड करेगा भैया, है ना, मैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यस, हमेशा याद रहेगा, यस, एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल जी। चलें जी आगे। हाँ, यस, ब्यूटी के पीछे भागने वालों तो वेस्ट इंडीज के लोगों से शादी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल जी, है ना, करते हैं वहां पे लोग, ठीक है। चलें आगे, तीनों केस समझ में आ गए। तो ये होता है मोड ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ये होता है आपका मोड ऑफ रिएक्शन। आपको ये दोनों पता होना चाहिए। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होंगी वो हमेशा कौन सा होगा? काइनेटिक पाथ। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होंगी, पुअर होगा तो एक्टिवेशन हाई होंगी, तो वो आपका थर्मोडायनेमिक पाथ होगा। थर्मोडायनेमिक पाथ में 5 कंडीशनें होंगी, काइनेटिक पाथ में पोलर बॉन्ड बने, ठीक है। चले आगे बढ़े। इतनी चीजें क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए जी, बोलिए जी, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, चलें आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो इसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं एक बार। एक बात बताओ, सोलवेंट की अगर बात करें तो यहां पे सोलवेंट आपके 2 टाइप के होंगे। पहला नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर, और दूसरे होंगे आपके पोलर रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म जितनी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉन पोलर वालों का कोई यूज नहीं है। लाइक साइक्लोहेक्सीन, है ना, ये ऐसे सॉल्वेंट जर्नली हम लोग यहां पे यूज नहीं करते हैं, ये इनका कोई रोल नहीं है ना। मैक्सिमम जब भी SN1 SN2 E1 E2, तो वहां पे पोलर सॉल्वेंट्स की चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये भी आपके 2 टाइप के होंगे। एक पोलर प्रोटिक होगा, प्रोटिक रहा होगा, लाइक ETOH, लाइक H2O ETC। दूसरा आपके पास में कौन सा रहा होगा? अप्रोटिक सॉल्वेंट रहा होगा, लाइक DMSO सॉल्वेंट, लाइक DMSO DMF, ठीक है, DMSO DMF, है ना। ये आगे जब चर्चाएं होंगी तभी बात करेंगे, छोड़ दीजिए। चलें आगे, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, है ना, सबको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला काम, पहला चर्चाएं करनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमओटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा सब लोगों को, कुछ बैचेस में एमओटी हो चुके, कुछ में नहीं हुई है, तो फिर से मैं एक बार छोटी सी बात कर लेता हूं एमओटी के बेस्ड, और कैसे एमओटी बेस्ड रिएक्शनें हमें पढ़नी है, क्यों रिएक्शनें होंगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मेरे पास में एक 1s मतलब एक हाइड्रोजन था, उसके पास में 1s वाला ऑर्बिटल था, ठीक है, 1s सबसेल,
दूसरा हाइड्रोजन था, इसके पास में भी 1s वाला ऑर्बिटल था। दोनों की यहां पे मिक्सिंग हुई, दोनों की मिक्सिंग हुई तो यहां पे क्या बनता है आपका सिग्मा बनता है और सिग्मा स्टार बनता है ना। ये तो पढ़ा ही होगा बचपन से आज तक। एक बीएमओ होगा, एक एबीएमओ होगा। बीएमओ कब बनता है बोलो यार, जब आपके सेम फेज में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आपका क्या होगा यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। दूसरा, अगर ऑपोजिट फेज में अगर मिलते हैं, ऑपोजिट फेज में अगर मिलते हैं तब वहां पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। बोलो यार, वहां पे आपके क्या बनेंगे? सिग्मा स्टार बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर मैं यहां पे जीरो एनर्जी लाइन को ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, है ना, तो देखो जितना बीएमओ स्टेबलाइज होगा ना एनर्जी में, उतना ही एबीएमओ एनर्जी में क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, हायर एनर्जी का चला जाएगा, जिसकी वजह से जितना स्टेबलाइजेशन आया होगा ना उतना ही अनस्टेबलाइजेशन आएगा, और ओवरऑल जो है आपका एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है जब भी आप एमओ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी यहां पे क्या रहती है आपकी? कंजर्व रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल जो था ना वो मेरा किसका था? हाइड्रोजन का था, और दूसरा ऑर्बिटल जो था वो मेरा किसका था? क्लोरीन का था, है ना। ऐसे मान के सोचते हैं एक बार, है ना। तो उस केस में क्या होगा? Cl वाला जो ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी का होगा। बोलो यार, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे क्या बनेगा? सिग्मा और आपका सिग्मा स्टार बनेगा। ऐसा मान लीजिए कि ऐसे ड्रॉ कर लो इसको चाहे, है ना, कि एक एटम मेरे पास में क्या था? ए था, दूसरा एटम मेरे पास में कौन था? बी था। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है ना। इस छोटे से बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो उन केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है? सिग्मा जो होगा आपका, सिग्मा जो होगा उसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो डोमिनेट करेंगे। कैरेक्टर्स क्या करेंगे आपके? डोमिनेट्स, है ना, इसके कैरेक्टर्स डोमिनेट करेंगे। दूसरा, जो आपका सिग्मा स्टार होगा ना उसके अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा ना एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसके जो कैरेक्टर्स होंगे ना, ये कैरेक्टर्स क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। मींस ऐसा सोचिए आप मतलब ऐसा सोचिए कि दो लोगों की शादी हुई, है ना, दो लोगों की शादी हुई, और उस शादी में एक कौन था? गुंडा था, और एक कैसे बिल्कुल मतलब भगवान जी को मानने वाला, मारने वाला नहीं, मानने वाला। तो उस केस में क्या होगा? वो दोनों मिक्स हुए, उनसे दो पैदा हुए, है ना। तो एक जो था वो किसके इन्फ्लुएंस में था? गुंडे के इन्फ्लुएंस में था, तो उस केस में उसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे। और जिसमें भगवान में आस्था थी उसके कैरेक्टर किस में आएंगे? जो उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस में होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा बीएमओ जो होता है ना उसके अंदर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और जो एबीएमओ जो होता है ना उसके अंदर आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो जी इससे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, अभी बता रहा हूं अभी से, क्यों वेट एंड वॉच भैया, है ना, बोर्ड पे देखो। कहना क्या चाहते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, जैसे CH3 है और यहां पे आयोडीन है, तो या यहां पे आप मान लो कि यहां पे आपका क्लोरीन है। ठीक है, ऐसे समझना। बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट करें, क्लोरीन में से और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? पक्का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है Cl की ज्यादा होगी। अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहां पे जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? Cl ने। एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? कार्बन ने। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे? Cl के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा? अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो यहां पे किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे? Cl के कैरेक्टर सिग्मा में ज्यादा होंगे। तो जो सिग्मा स्टार होगा उसमें किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे? कार्बन के। मींस मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मेरा सिग्मा था वो मेनली क्लोरीन की तरफ चला गया है, और जो मेरा सिग्मा स्टार जो था ना वो मेरा कार्बन की तरफ चला गया है। अब देखो सिग्मा स्टार जो है ना वो मेरा कैसा होगा? वैकेंट रहा होगा, और सिग्मा मेरा कैसा होगा? फिल्ड होगा।
अब एक बात बताओ, आप शादीशुदा से शादी करोगे या जिसकी शादी नहीं हो रखी होगी उससे शादी करोगे? तो डेफिनेटली जिसकी शादी नहीं हो रखी होगी उसी से करेंगे, है ना, जनरली ऐसा ही होता है। तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करेगा, जो वैकेंट होगा। मींस अब हमें अटैक करवाना है तो अटैक हमेशा कहां पे होंगे, वैकेंट साइड पे होंगे। वैकेंट साइड कहां पे लाई करेगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हमेशा किसकी तरफ लाई करेगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लाई करेगी। समझ में आएगी नहीं है ये बात, है ना? फटाफट छोटा सा कमेंट करो, ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलें आगे, बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि कब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है और क्यों अटैक करता है, वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना जी, इसी कड़ी में ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना, बोलो यार, ना रिएक्शनों को थोड़ा सा पकड़नी है एक बार, है ना, इनिशियल स्टार्टिंग चल रही है बिल्कुल, है ना। अगली क्लास से मैं आपको SN2 पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो है ना हमें कनेक्टिविटी लानी है, हमें पता होना चाहिए कि कब रिएक्शन में आपका कौन सा वाला प्रोसेस लगेगा, वो हमें पता होना चाहिए कि कब मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा, कब मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, कब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप बार बार ना पूछें, ठीक है। बोर्ड पे देखना, क्लियर है। चलें आगे, बोलो, बोल दो, चलें क्या? आइए आइए बोर्ड पे देखिएगा, देखिएगा जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके अंदर दो इंटरेक्शन होते हैं, है ना। तो हम लोग फर्स्ट इंटरेक्शन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे टाइप से अगर बोलना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्राइमरी इंटरेक्शंस, प्राइमरी इंटरेक्शंस एंड सेकेंडरी इंटरेक्शंस, ठीक है। बताइए, आप शादी करने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, जो अब तक बता रहे थे, है ना, वही देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। वैसे जरा देखना, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सब्सटेंस है CH3 CH2 CH, यहां पे आपका ब्रोमीन है, यहां पे फिर से आपका CH3 है, इसके ऊपर आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, है ना। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, NU नेगेटिव है। अगर NU नेगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करना, ब्रोमीन जो है मेरा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ब्रोमीन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे आपका क्या होगा, डेल इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। और जितने भी आपके यहां पे अदर वाले हैं इनमें ऑलमोस्ट आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मली आपको यहां पे सेम देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास होगी, पोलैरिटी बहुत कम होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल पहला इंटरेक्शन कौन सा दिखाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बोलो यार, अभी तो बताया था आपने, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दिखाएगा, तो बताओ ये वाला Br यहां से बाहर निकलेगा, और जैसे ही Br बाहर निकलेगा तो बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH, यहां पे कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, यहां पे कौन था, CH3। अब एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये भी तो कैसा होगा, बताओ एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करना। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये पक्का OR नेगेटिव होगा, NH2 नेगेटिव होगा, या SR नेगेटिव होगा, इसी टाइप का होगा, ETC, इसी टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा। बताओ फिर से हेटेरोएटम आया कि नहीं आया, यहां पे कौन आ गया, O, ऑक्सीजन, और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बताओ बॉन्ड कैसा जनरेट होगा, हमेशा कैसा बॉन्ड जनरेट होगा, पोलर बॉन्ड। जनरली मोस्टली केसेस में कैसा बॉन्ड जनरेट होगा, पोलर बॉन्ड। और एक बात बताओ, पोलर बॉन्ड अगर जनरेट होंगे तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा प्रोडक्ट बना होगा, ये प्रोडक्ट बना होगा आपका काइनेटिक प्रोडक्ट। कैसा बना होगा, कमेंट करो यार, काइनेटिक प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट बना होगा। अगर काइनेटिक प्रोडक्ट बना तो एक बात बताइए, ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, सब्स्टिट्यूशन। आप सब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और देख ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, सारी की सारी रिएक्शनें जो होती है ना वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। और दूसरी बात, अगर आप इनसे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे ना तो यहां पे एलिमिनेशन हो सकता है और मोर थर्मोडायनामिक की तरफ जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा एक काइनेटिक प्रोसेस होती है, वो कभी थर्मोडायनामिक होता ही नहीं है, वो कभी भी थर्मोडायनामिक
होता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी इंटरेक्शन। जो सबसे पहले देखेगा वो ही अटैक करेगा। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं ना, थोड़ी सी चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, एक बात बताइएगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन है ना, सेकेंडरी इंटरेक्शंस, एक छोटा सा स्टेप और लीजिए आगे, है ना। आज रिएक्शन बिल्कुल फील कीजिएगा बस, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में CH3 था, CH2 था, यहां पे मेरे पास में CH था, यहां पे मेरे पास में CH3 था, और यहां मेरे पास में Br था। अब की बार मैंने क्या डाल दिया, इसके ऊपर ये Nu नेगेटिव डाला। ये Nu जो है ना, ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक बेस है। न्यूक्लियोफिलिक बेस कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करे और जो प्रोटॉन को भी पकड़े। अब की बार मैंने क्या किया, इसको है ना थोड़ी सी हीट दे दी। अब बताइए जी प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो आइए जरा सोचते हैं इस बारे में। MOT थोड़ी सी मैं लगाऊंगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उसको, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पे CH3 था, एक मेरा CH बॉन्ड था, एक मेरे पास में ये वाला कार्बन है ना, मान लीजिए यहां पे डिटीरियम ही लगा लेते हैं, आसान कर लेते हैं, यहां डिटीरियम था। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में CH बॉन्ड है, एक मेरे पास में CD बॉन्ड है, एक मेरे पास में CC बॉन्ड है, और एक मेरे पास में CBr बॉन्ड है। आप सब लोग एक बात बताइएगा मुझे कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नॉन आइडियल है या आइडियल है। नॉन आइडियल कब होता है, जब ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। आइडियल कब होता है, जब ग्रुप्स नॉर्मली सेम होते हैं, है ना। CH4 में आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक टाइप के होंगे। ओके जी, जब जब नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना, तो वहां पे सिग्मा और सिग्मा स्टार जो होते हैं ना, वो एक एनर्जी में नहीं होते हैं। जैसे आपके पास में CH4 है, अगर मैं आपसे बोलूं इसका एमओ डायग्राम बनाइए, तो आप सब लोग इसका एमओ डायग्राम फटाक से एक ही मिनट में बना दोगे कि जी इसके पास में 4 सिग्मा रहे होंगे, 4 क्या रहे होंगे, सिग्मा स्टार रहे होंगे, यहां 4 1s के ऑर्बिटल होंगे, यहां आपका कौन रहा होगा, कार्बन के ऑर्बिटल्स रहे होंगे, है ना। तो यहां पे 4 सिग्मा बनेंगे, 4 सिग्मा स्टार बनेंगे, सारे के सारे क्या थे, CH बॉन्ड थे, इसलिए इक्वल एनर्जी के होंगे ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन नॉन आइडियल जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो है ना, ये एनर्जी में अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ बनते, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के बन जाते। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के बन जाते, तो देखिएगा इस सेंटर के ऊपर आपका जो ऑर्बिटल की जो पिक्चर है, वो पिक्चर कैसे दिखेगी, जरा गौर फरमाइएगा। एक मेरे पास में मान लीजिए यहां एनर्जी में CH बॉन्ड है ना, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं इन तीनों को मैं, अरेंजमेंट को। एक मेरे पास में CD बॉन्ड है, ठीक है, इसको ऐसे दिखा लीजिए। एक मेरे पास में CC बॉन्ड है, एक मेरे पास में CD बॉन्ड है, एक मेरे पास में CH बॉन्ड है। इससे ऊपर जो है मेरा कौन सा है, आगे CBr बॉन्ड है ना। अब यहां पे मेरा क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, है ना, ऐसा सोचेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। तो देखो अभी हम लोगों ने एक छोटी सी बात बोली थी, जब भी मैं एमओ पिक्चर बनाता हूं ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जितने का स्टेबलाइजेशन आता है, उतने का ही क्या देखने को मिलता है, अनस्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है। फटाफट कमेंट करें, थोड़ा फील करो चीजों को। जितने का स्टेबलाइजेशन आएगा, उतने का ही क्या आएगा, अनस्टेबलाइजेशन भी आएगा। तो यहां पे भैया हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना यहां पे CBr बॉन्ड स्टेबलाइज हुआ है ना, उतना ही इसका सिग्मा स्टार ऊपर हायर एनर्जी का होगा। तो सिग्मा स्टार CBr यहां पे रहा होगा, उससे ऊपर कौन आएगा, सिग्मा स्टार CH आएगा, उससे ऊपर कौन आएगा, सिग्मा स्टार CD आएगा, और उससे ऊपर कौन आ जाएगा, सिग्मा स्टार CC आ जाएगा। ये मेरे पास में ओवरऑल पिक्चर होगी इस सेंटर की, जब मैं इसका एमओ डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये तीनों की एनर्जी मैंने, इन दोनों का तो पता है, इसके हाइपोथेटिकल लिए नीचे ले लिए, इसको आप दिल पे मत लेना अगर ऊपर नीचे हो तो, ठीक है, हमें लेना देना केवल इनसे है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने क्या डाला दोस्तों, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला है ना। एक बात बताना, कमेंट करना,
शादी किसकी होती है? लड़के की लड़के के साथ हुई है क्या कभी? नहीं, है ना। लड़की की लड़की के साथ हुई है क्या? नहीं। किसकी होती है? लड़के की लड़की के साथ होती है ना। ऐसी शादियां होती हैं, वही सक्सेसफुल होती हैं। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो भरा हुआ ऑर्बिटल क्या कहलाता है? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। ऐसे ही देखो, ये अगर भरा हुआ है तो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? कमेंट करो। भरे के साथ इंटरेक्ट करेगा क्या? नहीं, ये तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, भरे हुए हैं। तो वैकेंट कौन सा होगा? ये वाला लूमो होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। तो देखो, ये यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाले और ये यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाले। आप एक बात बताओ, कहां डालेगा? कमेंट करो यार। अगर वो इस वाले एनर्जी के क्रॉसपोंडिंग अगर चेक करेंगे तो एक तो मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली होगी, और दूसरा अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो ये मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी 2 होगी। तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी 2 ज्यादा हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी 1 से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 2 ज्यादा हो जाएगी तो देखिए, जब कभी भी ये न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी इन सेंटर्स के ऊपर अटैक ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये हायर एनर्जी के हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कहां अटैक करवाते हैं? जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, सीबीआर में हम लोगों ने क्या करवाया? अटैक करवाया है। तो पहला अटैक मुझे कहां देखने को मिलेगा? यहां पे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा? देखिए, पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHD न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड कैसा बन गया? पोलर, है ना। कैसा बनेगा? पोलर होगा ना। बोलो यार, तो कैसा हो जाएगा? काइनेटिक प्रोडक्ट। कैसा हो जाएगा? काइनेटिक प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा और गौर फरमाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा माइंड में पिक्चर क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पकड़ पा रहे हो ना सारी चीजों को, है ना। बगल वाले सेंटर का माहौल बनाते हैं, है ना। बगल वाले सेंटर का माहौल बनाते हैं, है ना। अब जरा चेक कीजिएगा, है ना। एक छोटी सी बात इसमें चेंज कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन और एक डिटीरियम कर लेते हैं, या कोई और कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए CH2 CH3 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे एक ही हाइड्रोजन रखते हैं, है ना। थोड़ा सा गौर फरमाना। अब ये मेरा कार्बन नंबर 1 था, ये मेरा कार्बन नंबर 2 था। ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये मैंने बनाई है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। अब मैं पिक्चर बनाता हूं कार्बन नंबर 2 के पास में। जरा ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। अब एक बात बताओ, CH बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ना? कमेंट करो यार, CH बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ना। तो देखो, यहां कहीं पे मेरा कौन रहा होगा? सिग्मा स्टार CH रहा होगा। यहां कहीं पे मेरा कौन भरा होगा? सिग्मा CH भरा हुआ होगा, है ना। ये मैंने एक कंडीशन मान ली है, थोड़ा सा ऊपर लेके चलो एनर्जी में, सिग्मा स्टार CH, ठीक है, यहां रहा होगा। थोड़ा सा इसको फील करना। ये जो मैं एमओ पिक्चर बना रहा हूं, ये पिक्चर मैंने केवल और केवल इस सेंटर, सेकंड सेंटर वाले के ऊपर मैंने केवल और केवल हाइड्रोजन की बनाई है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कभी भी कार्बन के ऊपर तो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा गौर फरमाना। अब एक बात बताना, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करे, इस वाले में, इस वाले सिग्मा स्टार में, तो ये मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहां से यहां की EA1 डैश बोल देता हूं मैं, है ना। EA1 डैश बोल देता हूं। एक बात बताइए, एक तो अटैक इस वाले सेंटर पे हो, Br बाहर निकले, एक यहां पे जो मेरा हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और फिर ये H बाहर निकले, तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन वाला बने, कुछ ऐसा। देखो, एक CH3 था, दूसरा इस कार्बन के पास में कौन था? CH2 CH3 था। बोलो यार, है ना। यहां पे दोनों के बीच में कौन आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे Br बाहर निकल गया, तो कौन बचा? हाइड्रोजन बचा और मेरा डिटीरियम बचा। दिस इज माई प्रोडक्ट, है ना। अब जरा गौर फरमाना। पहला, अगर मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जी ये जो है ना मेरा, ये जो है ये इसमें अटैक करे, तब ही मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, है ना। ध्यान देना, अच्छे से सोच समझ के, है ना। अभी बता रहा हूं कब बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा।
हम बोलेंगे कि एक्टिवेशन A1 डैश जो है वो एक्टिवेशन A1 से ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन A1 डैश जो है ना वो एक्टिवेशन A1 से ज्यादा होगी, मतलब CBR में अटैक करे उससे ज्यादा होगी। थोड़ा सा समझो, कब आप ये जो है ना इस एनर्जी बैरियर को आप कब पार पा सकते हो। आप लोगों ने बचपन में कुछ बातें सीखी होंगी, ठीक है, आपने बचपन में कुछ बातें सीखी होंगी कि अगर किसी भी पार्टिकल को, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी पार्टिकल को एनर्जी दे दी जाए तो वो पार्टिकल जो होता है, मतलब हीट दे दी जाए, है ना, ऐसे हीट दे दी जाए तो वो पार्टिकल जो होगा ना मेरा, वो हायर एनर्जी का बन जाता है, हायर एनर्जी का। कहां सीखी थी ये बात, एक बात बताओ, सब लोगों ने बचपन से आयनाइजेशन एनर्जी तो सीखी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास एक एटम है, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, मतलब हीट देनी स्टार्ट की, तो ये अगली वाली सेल में कूद गया, फिर वो उससे अगली वाली सेल में कूद गया, तो ऐसे कूदता कूदता कहां चला जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। यही तो आयनाइजेशन कहलाता है। बोलो यार, कमेंट करो, कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो यहां पे जो पार्टिकल होता है ना, जब आप किसी भी पार्टिकल को हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो हाफ KT से इंक्रीज करने लग जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होने लग जाता है दोस्तों, जो आपका पार्टिकल है ना वो पार्टिकल हायर एनर्जी का बनता चला जाता है। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ऐसा है। तो जरा ध्यान दीजिए जी, आपने क्या किया है, पहले वाले पाथ जो था, पहला वाला केस जो था, उसमें आपने हीट नहीं दे रखी थी। जब हीट नहीं दे रखी थी तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पोजीशन पे अटैक किया। क्यों इस पोजीशन पे अटैक किया, क्योंकि ये वाला जो एनर्जी गैप था ना ये कम था और ये वाला एनर्जी गैप जो था वो ज्यादा था। तो जो भी एनर्जी गैप जो है ना वो कम है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, इजिली पार पाया जा सकता है, इजिली क्या हो सकता है आपका अचीव किया जा सकता है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बना। कैसा बना, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बना। अब आपने क्या किया, इस न्यूक्लियोफाइल और इस सबस्ट्रेट के साथ में टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे पीछे से धीरे धीरे थप्पड़ मारने लग जाओ, गुस्सा आने लग जाता है कि नहीं आने लग जाता है, वैसे ही जब क्या करेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी हीट देंगे ना तो इसको गुस्सा आएगा और ये कैसा चलता चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। जैसे ही आप हीट देते हो ना तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, इस न्यूक्लियोफाइल का जो होमो होता है ना, ये होमो शिफ्ट होने लग जाता है और जैसे जैसे शिफ्ट होगा मैं इस हायर एनर्जी में पहुंच जाएगा। और बताइए, जब हायर एनर्जी में होमो पहुंच जाएगा तो देखो एक तो एनर्जी गैप ये बचेगा और दूसरा वाला एनर्जी गैप ये बचेगा। दोनों ही एनर्जी गैप अचीव किए जा सकते हैं और जब दोनों ही एनर्जी गैप अचीव किए जाएंगे, इजिली ऑब्टेन्ड, अगर आप इजिली उनको अगर करवा सकते हो उस रिएक्शन को, तो फिर कौन सा करवाना चाहोगे, जहां से थर्मोडायनेमिक बने। कमेंट करो, जहां से क्या बने, थर्मोडायनेमिक बने। इसका मतलब जब जब हाई टेम्परेचर की बातें होती है ना, बोलो यार किसकी, हाई टेम्परेचर की जब जब बातें होंगी तो वहां पे आपका कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट कर जाएगा, आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि जो होमो है वो हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है। अब खाली और वाइटल का क्या शिफ्टिंग है, खाली पड़ा है, खाली के पास में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, तो पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही रहेगा, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहां पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसमें नेग्लिजिबल चेंजेस होंगे। केवल एनर्जी में कौन बढ़ेगा, होमो। कौन बढ़ेगा, होमो। कैसा चला जाएगा, हायर एनर्जी का। समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट कमेंट करके बताएं, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कितने लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर आई। तो देखो ऐसा बोला जाता, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना वो हाई टेम्परेचर पे होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनें होती है ना वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के बेसिस पे होती हैं, और जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शनें होती है ना वहां देखो इतनी कोई खास पोलैरिटी नहीं है,
खास पोलैरिटी नहीं होने के बावजूद यहां पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो बस वो एक ही कंडीशन पे हो सकती है, जब प्रोडक्ट थर्मोडायनामिक बने। देखो इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन है, देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 7 है ना, सॉरी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन हैं। साथ में क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल लूं कि अंबानी के घर में आपकी, जैसे आपको पता नहीं कि घर में रिश्ता लेके जा रहे हैं, है ना, और आपसे मैं बोलूं कि अंबानी के घर में रिश्ता लेके गए थे, तो आप कहोगे हाँ हाँ वहां से स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बाद में जॉब नहीं करनी पड़ेगी। राहुल समझ में आया कि नहीं आया? तो राहुल बिल्कुल अच्छे से जाते बोलेगा बस यही शादी करनी है ना, ऐसा केस आपको देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी, बाद की स्टेबिलिटी के बारे में लोग ज्यादातर सोचते हैं। जब भी आप रिश्ते विश्ते करने जाते हो शादी शादी, फ्यूचर क्या है ना, ऐसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, है ना। सब लोग किसके पीछे भागते हैं, अच्छी जॉब के पीछे, स्टेबिलिटी के पीछे, है ना। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज अल्टीमेट स्टेबिलिटी, वहां से पीछे आने का कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही शादी के बाद में पीछे मुड़ना मूर्खता है, ठीक है। तो पहले ही सोच समझ के करना। आई कि नहीं आई यार, समझो, कमेंट करो यार, बोलो यार, आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए जी, ठीक है जी, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताइए सर, क्या कोई और तरीका है क्या जिस तरीके से अचीव किया जा सकता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी? आइए एक टाइप से और समझाता हूं, ठीक है। सेकेंडरी इंटरैक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल में टेम्परेचर है तो नहीं, पहले में टेम्परेचर नहीं था, पहले में टेम्परेचर नहीं था, अरे मर जाओ, कहां था टेम्परेचर, देखो था क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं लिख रखा था, सिंपल लिख रखा था, ठीक है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेकंड कंडीशन की तरफ। जी एक बात बताओ, किसी दूसरे टाइप से और भी किया जा सकता है क्या? ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है क्या जिससे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट मिल जाए, मजा आ जाए, है ना। आइए जरा देखते हैं दूसरा क्या। जैसे मान लीजिए अभी ये सब्सटेंस था आपके पास में, CH3 था, CH2 था, CD था, H था, और यहां पे ब्रोमीन लगा था। इसके ऊपर हम लोग 2 रिएजेंट डालते हैं ना, बुकों में आप लोग देखोगे आगे, और हम लोग पढ़े भी गए पूरा डिटेल में। 2 आप लोग यहां पे क्या डालते हैं, जो बेस डालते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेस। क्या डालते हैं? न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये न्यूक्लियोफिलिक बेस जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। जब भी आप कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हो ना, 2 टाइप के लेके चलते हो। एक होते हैं कवर्ड, ठीक है, कवर्ड, कवर्ड। दूसरे होते हैं नेकेड, नंगे, ठीक है, ध्यान देना, नेकेड। नेकेड से कहने का मतलब क्या है? अब देखो, अगर आपके पास में कवर्ड हो, या ध्यान देना, कवर्ड हो, जैसे आपका ROH, जैसे आपका H2O, लाइक आपका अमोनिया, लाइक, या आपका कैसा रहा हो, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड नेकेड रहा हो, ठीक है। ये कंडीशन भी जोड़ देना, है ना। ये कौन से हैं? कवर्ड है, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, या कैसे रहे हो, थर्ड पीरियड वाले रहे हो, नेकेड रहे हो, लाइक आपका RS नेगेटिव Na पॉजिटिव, लाइक AsPH2 पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऐसा वाला। तो ये वाले जब भी आपके पास में न्यूक्लियोफाइल गिवन होंगे ना, तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन को फेवरेबल बनाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन को क्यों फेवरेबल बनाते हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा बातें करेंगे, है ना, अभी थोड़ी देर, है ना। दूसरा, सेकंड पीरियड के तो हट करते हैं, आपको पता ही है ना। सेकंड पीरियड के, अगर देखो किसी 15 साल का बच्चा है, उसको ये पता चल जाए कि इससे कोई चीज मिलेगी, है ना। एक तो आपसे बोलेगी इस पेपर को निकालने के बाद में अच्छी जॉब मिल सकती है, घंटा सीरियस नहीं होते हम लोग अपनी एज में, जो अपने लेवल के होते हैं बहुत कम लोग सीरियस होते हैं। और एक 15 साल वाले को पता चल जाए कि यहां से ऐसा जॉब मिलेगी, है ना, तो देखो वो जेई के टाइम पे कितनी सीरियसनेस आती है, और एक इस टाइम पे जो सीरियसनेस है नेट जैम गेट के टाइम पे, बहुत दिन रात का फर्क है उन दोनों चीजों में। ऐसे ही जब आपका सेकंड पीरियड का नेकेड अनायन होता है ना, सेकंड पीरियड का क्या होता है, नेकेड अनायन होता है ना, नेकेड अनायन होता है, ये कमाल का बेस होता है। ये हमेशा
एलिमिनेशन की तरफ भागता है, क्योंकि इसको पता है कि अल्टीमेट स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो एलिमिनेशन में ही है। इसलिए यहां पे ये हमेशा किसके लिए करता है, ये हमेशा अटैक करने जाता है, एलिमिनेशन को फेवरेबल बनाता है। जैसे अल्कोक्साइड RO नेगेटिव इन ROH, लाइक NR2 नेगेटिव इन NR3 या NHR2, है ना। ऐसे केसेस में ये हमेशा किसकी तरफ जाएगा, हमेशा एलिमिनेशन को फेवरेबल बनाता है। आंसर उठेगा, क्वेश्चन उठेगा, क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि ये हमेशा ऐसा करेगा। आइए जरा दोनों बातों को पे गौर फरमाते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में CH3 है, CH2 है, यहां पे CHD और यहां पे Br है। अभी हम लोगों ने बनाया था कि ये मेरे पास में सिग्मा स्टार CH है, यहां मेरे पास में सिग्मा स्टार CBr था, है ना। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कहानियां कार्बन 2 की चल रही है, कहानियां कार्बन 1 की चल रही है। यहां पे मेरा कौन था, न्यूक्लियोफाइल था। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल का क्या था, होमो था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां से ये क्या कर रहा है, एक बार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां दे रहा है। तो ये जो मेरे पास में एनर्जी है ना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी 1, और ये मेरे पास में जो एनर्जी है ये कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी 2। आप लोग बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी 2 ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी 1 से। अब एक बात बताओ यार, कवर्ड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, मतलब 40 साल की उम्र वाले, है ना, कोई फायदा नहीं है, चाहे वो नेकेड हो, चाहे उनके डाइवोर्स आ जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो उन केसेस में जैसे ROH है, कवर्ड हो, H2O जैसा हो, तो ये जो है ना, इनका होमो जो होता है ना, वो बहुत लो एनर्जी का होता है। लो एनर्जी का होने की वजह से वो कभी भी इस एनर्जी बैरियर को पार ही नहीं कर सकता है। ये एनर्जी बैरियर कभी भी उसकी दुनिया में पार ही नहीं हो सकता है, इसलिए वो कभी भी एलिमिनेशन नहीं दिखाता है। नेवर एलिमिनेशन, ये कभी भी एलिमिनेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। कौन, RS नेगेटिव। लेकिन अगर इसी में से प्रोटॉन को हटा दिया जाए तो ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, पागल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पागल हो जाएगा। जैसे ये पक्का यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इसके पास से सहारा हट गया हाइड्रोजन का, और जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा, होमो जो है आपका वो कैसा हो जाएगा जी, हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही होमो हायर एनर्जी में शिफ्ट होगा तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट दीजिएगा। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये यहां से एनर्जी इसमें अटैक करे और ये यहां से यहां पे अटैक करे, एक बात बताओ, एनर्जी गैप कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। देखो ये दोनों ही एनर्जी गैप अचीवेबल हैं, तो फिर ये किसके पास जाएगा, जहां से थर्मोडायनेमिक बनेगा। मींस वो किसको क्या करेगा, यहां से एलिमिनेशन को डोमिनेट करेगा। इट मींस अगर pH नेगेटिव देता हूं तो फिर आपका सब्स्टिट्यूशन CH2CHD, यहां पे SPH आ जाएगा। और ऑलवेज ऑलवेज तैयार है एलिमिनेशन के लिए, कोई डालो तो स्ट्रॉन्ग सा बेस, SPH बाहर निकल जाएगा, तैयार है ना, कहनी है कि नहीं है। मींस ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, और ये काइनेटिक प्रोडक्ट जो है ना, वो आगे फर्दर रिएक्शन करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि यहां पे बॉन्ड जो है ये मेरा पोलर है, काइनेटिक। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एलिमिनेशन करवाता हूं, न्यूक्लियोफाइल अगर मैं डालता हूं ऐसा, जैसे OR नेगेटिव इन ROH, है ना, तो ये फिर हाइड्रोजन को पकड़ेगा, एलिमिनेशन करवाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CHD। ये देखिए थर्मोडायनामिक नॉन पोलर, पहला कैसा नॉन पोलर, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसलिए बताओ देखो माला माल हो चुका है आज, है ना, माला माल हो चुका है बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे, ऐसे केसेस में एलिमिनेशन फेवर्ड होंगे,
एलिमिनेशन फेवर्ड, थर्मोडायनामिक, कमेंट करो यार। दो तरीके थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट पाने के, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बोले तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट पाने के। कौन से दो तरीके, कमेंट करो। पहला तरीका हायर एनर्जी, दूसरा तरीका सेकंड पीरियड का अनायन, सेकंड पीरियड का अनायन, सेकंड पीरियड का अनायन, नेकेड आयन। कमेंट कीजिए कितने लोग समझे, कितने लोग समझे। ठीक है, कमेंट कीजिए कितने लोग समझे। मींस नेकेड में टेम्परेचर नीडेड नहीं है। अगर नेकेड सेकंड पीरियड का है तो कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। और थर्ड पीरियड का नेकेड कभी एलिमिनेशन देता नहीं है। ठीक है, ओके किशन, बोलिए, कमेंट कीजिए। बोलो यार, मर लो, बोलो, कमेंट करो। और कैसे बताऊं, आ गई कि नहीं आई समझ में, आ गई होगी, बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, कमेंट लेट आते हैं, फटाफट कमेंट करो, सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आया, कर लोगे ना सारे क्वेश्चन। हाँ, कब एलिमिनेशन कब सब्स्टिट्यूशन, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया दिव्या। चलें आगे। ठीक है, कुछ कंडीशनें और होंगी, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। ये नॉर्मल सा बेसिक सा मामला है कि आपको पता होना चाहिए जब आप रिएक्शन चलाने जाओ, है ना। कोई आपका पागल काट ना जाए, है ना, तो वैसे वाला केस नहीं होना चाहिए, पागल ना बना दे आपका। नेक्स्ट क्लास हेमा, आज की पोस्टपोन कर लें क्या। आज मैं बहुत ज़्यादा दूर, एसी खराब हो गई मेरी गाड़ी की, और मैं मतलब मुझे दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाना पड़ा। आज 400 किलोमीटर की मैंने ड्राइविंग कर रखी है। और पेपर चल रहे हैं, कुछ जाना होता है, फिर एसी खराब हो गया गाड़ी का, तो मर ही गए बिल्कुल। हवा पता नहीं कब निकल जाती है एसी की, ठंडी करनी बंद करती है ना। तो नेक्स्ट क्लास शायद ना भी हो पाए, है ना। आज इतनी ही क्लास हम लोग रखेंगे, शायद अगली क्लास ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला केस बोर्ड पे देखिएगा, अगली कहानी अच्छी सी मस्त लाजवाब, बोर्ड पे देखिएगा। जैसे अगला है आपके पास में CH3, CH2, CHBr और CH3। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात है ना, थोड़ी सी बातें हैं, समझ, बस कर दो पोस्टपोन। देखो सारे हाँ में हाँ मिला रखी है ना। ठीक है ना, ठीक है। अभी ये तो पढ़ेंगे थोड़ी देर, अभी बोर्ड पे देखो फिलहाल थोड़ी देर एक बार, है ना। ये रिएक्शन मैकेनिज्म देखो थोड़ी देर, है ना, बोर्ड पे देखना एक बार। इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, है ना। तो पहले बताओ, फटाफट प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा तो Br बाहर, तो पहला प्रोडक्ट तो कौन सा बनेगा, CH3, CH2, CH, न्यूक्लियोफाइल CH3 बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, कमेंट करो यार। देखो इस वाली पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है ना, और यहां पे भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक बात बताइए, जब मैं इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक बेस डालूंगा तो उस केस में देखो ये वाला, एक तो ये वाला प्रोटॉन बाहर निकल सकता है एलिमिनेशन में। अगर ये वाला बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3CH। अब देखो यहां पे कौन था, सॉरी CH2, ये CH था, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, डबल बॉन्ड CH2। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा बनने की पॉसिबिलिटी होगी, जरा ध्यान देना। अगर मैं यहां पे ये न्यूक्लियोफिलिक बेस जो है इस वाले प्रोटॉन को निकाल ले तो फिर से Br बाहर जाएगा। तो जो थर्ड प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा वो CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे कौन आ जाएगा जी, CH3 आ जाएगा। तो एक बात बताओ यार, आपके पास में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन तीनों में से ये वाला तो प्योरली सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, कमेंट करो। प्योरली आपका किसके बेस्ड होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट बेस्ड, है ना। ये तो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, ये तो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, है ना। ये कब होगा, जब टेम्परेचर गिवन ना हो और थर्ड पीरियड का
नेकेड आयन हो या सेकंड पीरियड का कवर्ड आयन हो, मतलब कवर्ड से कहने का मतलब क्या है, RH2 जैसा हो या ROH जैसा हो, अमोनिया जैसा हो, PHS नेगेटिव टाइप का हो, तो उन केसेस में ये वाला बनेगा। बात आएगी इन दोनों पे, अगर मैं क्या लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया है, RO नेगेटिव के साथ में हीट ले लिया, या मैंने सिंपल RO नेगेटिव ले लिया, तो फिर मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे देखो काइनेटिक तो नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। दूसरा अब कौन सा बनेगा, कमेंट करना, ये दोनों बनेंगे। अब एक बात बताओ, इसके पास में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले बॉन्ड चेक करो, क्या है बॉन्ड नॉन पोलर है, आंसर होगा यस दिस इज नॉन पोलर। ये कैसा बॉन्ड है, फिर से आपका कैसा है, नॉन पोलर है, दोनों ही बॉन्ड नॉन पोलर है। पहली क्राइटेरिया दोनों थर्मोडायनेमिक में इक्वल रख रहे हैं कि भैया थर्मोडायनेमिकली दोनों सही हैं अगर नॉन पोलर बॉन्ड बनना है। लेकिन इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं आपके, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। जिसके पास में ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे वो कैसा कहलाएगा, थर्मोडायनामिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कहलाएगा। और दूसरा वाला कैसा कहलाएगा आपका, काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाएगा। दूसरे टाइप से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, इसको सेट-जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, बोलो यार। और इसको हम लोग कैसा प्रोडक्ट बोलते हैं, होफमान प्रोडक्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, होफमान प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो देखिए ऐसे केसेस में जब RO नेगेटिव हीट दिया होगा तो वो डिपेंड करता है बेस किस साइज का है ना, वो आगे आएगा आपका। लेकिन मोर थर्मोडायनेमिक ये है, तो लॉजिकली मेजर कौन सा बनना चाहिए आपका, ये वाला मेजर बनना चाहिए। जब ये बेस जो है छोटा होगा तो ये वाला बनेगा। ठीक है, बोलिए जी, कमेंट कीजिए कितने लोगों को बात समझ में आई। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक। अगर आपने क्या लिया होगा, CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया होगा, तो आपने प्रोडक्ट कैसा बनाना है, दिस इज मोर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, यस विश्वजीत सही कह रहा है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। सुभी का जवाब बिल्कुल सही है। सर वो काइनेटिक कैसे हो जाएगा, कौन सा वाला, हाँ तो काइनेटिक ये इसलिए हो जाएगा ना, क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक तो एक ही हो सकता है, रेस्ट सारे काइनेटिक होंगे। थर्मोडायनामिक तो एक ही होगा, बचे हुए सारे के सारे काइनेटिक होंगे। ठीक है, बोलिए जी। हाँ पक्का भावना है ना, कभी उधर आना हुआ तो पक्का बताएंगे। बोलो जी, फटाफट कमेंट करो जी, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक लास्ट केस और है ना, लास्ट केस देखो। अब आपको है ना छोटा सा डिफरेंस आपको पहचानना पड़ेगा। एक छोटा सा डिफरेंस कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए आपका NO2 है, ठीक है, CH2 है, CHBr है और आपका CH3 है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्या डालता हूं, बेस डाल दो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला लाइक PHS नेगेटिव टाइप का, तो फिर कैसा प्रोडक्ट दिखाएगा, बोलो यार। सिंपली आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दिखा देगा। कमेंट करो, CH यहां पे आपका कौन आ जाएगा, SPH आ जाएगा, सिंपल CH3 है ना, काइनेटिक प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी सब्सटेंस के ऊपर अगर मैं RO नेगेटिव टाइप का डाल देता बेस, तो उस केस में क्या होता, देखो अब आपके पास में 3 कहानियां हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो यार कौन कौन सी हैं। एक तो ये यहां पे अटैक करे, बनाएंगे क्या ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पे मेरा क्या होने वाला है दोस्तों, यहां पे मेरा हो जाएगा RO नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो एक काइनेटिक पाथ होगा। लेकिन कंडीशन किसकी गिवन है, थर्मोडायनामिक की। ठीक है, दूसरा ये CH2 हाइड्रोजन यहां से इस वाले हाइड्रोजन को पकड़े तो एलिमिनेशन के बाद में कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तीसरी कंडीशन कौन सी बनेगी, बोलो यार। यहां पे हाइड्रोजन है, RO इसको पकड़े तो ये Br को बाहर निकाल दे। तीसरी कंडीशन कौन सी बनेगी, NO2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये देखें,
बताओ इसमें रेजोनेंस आ रही है कि नहीं आ रही है ना, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस का कोई तोड़ नहीं है, कभी भी हॉफमान प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, ये कभी दिखता ही नहीं है अगर इसमें रेजोनेंस नहीं है। जिस भी सबस्ट्रेट में मैक्सिमम रेजोनेंस होगी ना ऑलवेज वही बनेगा, जिसमें भी मैक्सिमम रेजोनेंस होगी ऑलवेज वही फॉर्म होगा, लिख लेना ऑलवेज फॉर्म्स, है ना। आगे मैं इस रिएक्शन को सिखाऊंगा, दिस इज E1CB रिएक्शन, नॉट कंसर्टेड E2 रिएक्शन, ओके, दिस इज E1CB, है ना। आने वाले क्लासेस में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ से आपका बनेगा, हमेशा जिस तरफ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसी डायरेक्शन से आपके एलिमिनेशन होते हैं। बाय बाय टाटा। समझ में आया कि नहीं आया आज की क्लास? आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल बेसिक था, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, बस हम लोगों ने नॉर्मल नॉर्मल बातें की हैं कि कैसे रिएक्शन चलती हैं, कब रिएक्शन चलेगी तो क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी नॉर्मल सी बेसिक बातें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की हैं। आगे की एडवांस बातें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर टर्मिनल पे कार्बन, टर्मिनल, हाँ, तो फिर तो होती भी है ना। अब जबरदस्ती ऐसी कंडीशन बना लोगे तो फिर तो वहां पे SN2 ही होगी, है ना, फिर एलिमिनेशन भी यहीं से होगा, है ना, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, कहीं पे कोई भी समस्या यू कैन आस्क। नहीं, आज OMC क्लास नहीं होगी, ठीक है, ओके जी, वेलकम जी, धन्यवाद, आप सब लोगों को पसंद आया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सब लोग ध्यान रखेंगे जी अपना, ठीक है। आज की नेक्स्ट क्लास OMC वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है, नहीं OMC नहीं होगी, OM ही रहेगा तो भी यही बनेगा पवन, है ना, यही बनेगा, ठीक है, आज यही रहेगा, नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास हो, ठीक है, उसमें मिलेंगे, कल मिलेंगे अब, है ना। सर मैकेनिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक क्लिडन पढ़ सकते हो आप, है ना, वैसे तो ऐसी कोई, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, है ना, ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म ना हो, है ना, ठीक है, ऐसी कोई भी मतलब शादी नहीं जिसमें दूल्हा ना हो या दुल्हन ना हो, है ना, तो ऐसी ऑर्गेनिक में ऐसी कोई बुक नहीं है भैया जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म ना हो, हर बुक में रिएक्शन मैकेनिज्म कोई भी उठा लेना, ठीक है। बेस्ट पूछो तो बहुत सारी बुकें हैं वैसे तो, एक उनमें से क्लेडन है। अरे बाबूजी आ जाएगा, बीरू बाबू नित्तुपल्ली जी, बाबू आ जाएगा आपका टाइम टेबल, ठीक है, ओके, उसी में देख लीजिएगा। नहीं नहीं, नोट सफिशिएंट है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, अगर आपका मन करे कुछ नया मिले तो मेरे पास भेज देना, मैं उसको अगली बार ऐड कर लूँगा, है ना, कहीं से कुछ भी मिले तो। वैसे मोस्टली चीज़ें मैं पढ़ा ही देता हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर बताएं, है ना, मिलेगा नहीं वैसे तो। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।